Hello guys, welcome back to Biology Learning. Today we are going to learn about the improvement in food resources, which is chapter 15 of class 9th of NCRT book. Today I am going to study with this PPT by Shivam Parmar, which is entrepreneur and teacher also. uh, I love this PPT. That's why I am teaching you with this PPT. I will upload the link of this PPT in my description box. So let's start it. What is food? Food is the one of the basic need for all living organism. Means फूड जो है एक ऐसी बेसिक नीड है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। फूड जो है हमारे हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स देते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। प्रॉब्लम इंडिया में क्या आई फूड से रिलेटेड, कि इंडिया में एग्रीकल्चर ओरिएंटेटेड कंट्री है। ठीक है, मतलब कि इंडिया में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर होता है, उसके बावजूद भी जो पॉपुलेशन ग्रो कर रही थी उसके लिए उनके लिए लैक ऑफ फूड था, इसलिए बहुत सारे रेवोल्यूशंस आए जिसकी वजह से तक से सब कुछ प्रोड्यूस हो पाया। पहला हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन किस लिए था? फूड प्रोडक्शन के लिए, कि अच्छे से फूड प्रोड्यूस करें। दूसरा व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ किसके लिए? मिल्क प्रोडक्शन के लिए। ब्लू रेवोल्यूशन हुआ फिश प्रोडक्शन के लिए। येलो रेवोल्यूशन हुआ ऑयल प्रोडक्शन के लिए। अब डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। जैसे कि सीरियल्स की एग्जांपल है व्हीट, राइस, मेज। ये क्या वैल्यू देते हैं? हमें कार्बोहाइड्रेट देते हैं। उसके बाद है पल्सेस। पल्सेस में ग्राम, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, ये सब है जो कि प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं। ऑयल सीड्स है सोयाबीन, ग्राउंड, कैस्टर्ड, मस्टर्ड, ये सब फैट देते हैं। वेजिटेबल, स्पाइसीज एंड फ्रूट्स, ये जैसे कि कैरोट, ऑरेंज, स्पिनच, ये सब हमें मिनरल्स, विटामिन, थोड़े से कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स भी देते हैं। फूडर क्रॉप्स जो होती हैं जैसे कि ओट्स, सुडन ग्रास, ये सब क्या होता है? लाइफ स्टॉक के खान फूड के लिए काम आता है। नेक्स्ट है अलग अलग टाइप्स की क्रॉप होती हैं एज कंपेयर टू सीजन वाइज होती है, जिसके लिए इनको क्रॉप्स को अलग अलग बांटा गया है। पहला है खारीफ क्रॉप, दूसरा है रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप क्या होता है? ये रेनी सीजन में ग्रो करता है, जो कि आता है जून टू अक्टूबर सीजन। इसमें क्या है? राइस, मेज और मिलेट्स एग्जांपल हैं। राबी में क्या होता है? कौन से सीजन में होती है? विंटर सीजन में, जो कि नवंबर टू अप्रैल टाइम है। इसमें कौन कौन सी क्रॉप ग्रो करती है? सोयाबीन, पिजन पी, व्हीट। अब ये पहला है हमारे पास कि क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं या क्या क्या होना चाहिए, ये सब है। पहला तो कि हाई ऐसी क्रॉप मतलब उसकी इम्प्रूव कैसे होगी कि हाई यील्ड हो, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव्ड हो। मतलब ऐसी क्रॉप होनी चाहिए जिसका न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो ज्यादा हो। बायोटिक रेजिस्टेंस क्या क्या होते हैं? ऐसे रेजिस्टेंस या ऐसी डिजीज जो कि लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। एबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है? ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि नॉन लिविंग थिंग्स के जरिए होती है, उसको हम एबायोटिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, जैसे कि ड्राउट, हीट, कोल्ड, वाटर लॉगिंग, ये सब है जो एबायोटिक रेजिस्टेंस है। दूसरा है क्रॉप की वैरायटी। मतलब क्रॉप की वैरायटी हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? कि हम ऐसी क्रॉप ले जिसका मेच्योरिटी ड्यूरेशन जो है वो कम हो। मतलब कि शॉर्ट ड्यूरेशन वाली क्रॉप जो होगी वो कॉस्ट भी कम लेगी और हम लोग ज्यादा टाइप्स की क्रॉप को ग्रो भी कर सकते हैं। अब मान लो कोई क्रॉप क्रॉप है वो 6 महीने है, 6 महीने का उसका टाइम ड्यूरेशन है। अगर वो वही क्रॉप अगर 4 महीने में अगर उग रही है, लेस मेच्योरिटी ड्यूरेशन उसका 4 महीने में हो जाए, तो क्या हम 2 महीने में हम कोई दूसरी क्रॉप करके हम लोग ज्यादा कमा सकते हैं, या वो अच्छा हम वो कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसी क्रॉप लें जो कि मेच्योरिटी ड्यूरेशन जो है वो कम हो, जिसकी वजह इससे क्या होगा कि हमारी क्रॉप की वैरायटी इंप्रूव होगी। वाइडर अडेप्टिबिलिटी हो, मतलब कि हाँ वो अलग अलग कंडीशंस में भी ग्रो कर सके। इससे क्या होगा? हम हाई प्रोडक्शन कर पाएंगे।
डिजायर एग्रोनॉमिक ट्रेड्स हो, मतलब कि ऐसी क्रॉप हो जिसमें जैसे कि जो भी हम चाहते हैं ऐसे ट्रेड्स हो, जैसे हाइट, ब्रांचिंग, लीफ, ये हमारी चॉइस के हो ताकि हम अच्छे से प्रोडक्शन सेट कर सकें। अब क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या है कि हम कैसे जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको मैनेज कर सकते हैं। पहला न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट होता है। सबसे पहला मेन तो न्यूट्रिएंट्स को मैनेज करना होता है कि हर न्यूट्रिएंट्स अलग अलग है, उसको अलग अलग टाइप की कंडीशंस चाहिए, तो उसको मैनेज करना बहुत बड़ी वो है। पहला पॉइंट क्या है कि ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं कंपाउंड इन फूड के अंदर पाए जाते हैं, जो कि न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम रिपेयर कर पाते हैं, ग्रोथ कर पाते हैं और अलग अलग लाइफ की अलग अलग प्रोसेसेस कर पाते हैं। उसके बाद क्या आता है न्यूट्रिएंट्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स को ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, ज्यादा क्वांटिटीज में चाहिए होते हैं, उसको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स को या क्रॉप्स को स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए होते हैं, उसको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अब ये है एग्जाम्पल्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ये सब हमें पता है कि प्लांट्स को चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। अब क्या है कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, मैन्योर फर्टिलाइजर्स में डिफरेंस है। मैन्योर जो है वो इजीली मेड हो जाता है, किससे, यूजिंग एनिमल वेस्ट और प्लांट वेस्ट से। दूसरा क्या है कि ये कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं देता क्योंकि ये नेचुरली है, फुली नेचुरल है। इसका सॉइल फर्टिलिटी के लिए क्या है कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है, अच्छा होता है, ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता फर्टिलाइजर के कंपैरिजन में। ये चीप होता है, कौन, मैन्योर चीप होता है फर्टिलाइजर से। अब फर्टिलाइजर्स के बारे में जानते हैं। फर्टिलाइजर्स जो है वो वेल डिफाइंड तरीके से फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। इसके साइड इफेक्ट होते हैं क्योंकि ये जो है केमिकल से मिलके बना है, ये लॉन्ग टर्म सॉइल फर्टिलिटी के लिए नहीं होता। वेरी इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव होता है, ऑब्टेनिंग फास्ट, ताकि जल्दी रिजल्ट दे देता है। ये बहुत कॉस्टली होता है, फर्टिलाइजर्स बहुत कॉस्टली होते हैं। अब इरिगेशन क्या है, इरिगेशन एक ऐसा प्रोसेस है वाटर का जो कि कंट्रोल अमाउंट में देते हैं और रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, ताकि हमारी क्रॉप्स जो है वो अच्छी हो। इरिगेशन मेथड जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के मेथड को यूज करा जाता है ताकि क्रॉप्स जो हैं वो अच्छी हो। पहला मेथड है वेल्स, ये दो तरीके के होते हैं जिसको हम इरिगेशन में यूज करते हैं, ट्यूबवेल्स एंड डगवेल्स। दोनों का काम ही एक जैसा है कि अंडरग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करके अपने फील्ड में इरिगेशन के पर्पस के लिए यूज करना। दूसरा है रिवर लिफ्ट सिस्टम। इसमें क्या होता है, हम डायरेक्टली रिवर रिवर के पानी को हम अपने खेतों में, अपनी क्रॉप्स में हम इरिगेशन के जरिए डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। टैंक्स में क्या है, टैंक्स क्या है कि कुछ कुछ फार्मर्स जो होते हैं वो स्मॉल स्टोरेज रिजर्वॉयर बना लेते हैं ताकि जो है वहां पर उनको उस पानी को स्टोर कर ले और फिर वो पानी को अपने फील्ड में डाल सके बाद में। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, इसमें रेन के पानी को बचा के रखना। हम पिक्चर में देख सकते हैं साइड में बाउंड्रीज है और बीच में पानी बचा हुआ है, ये रेन वाटर है। क्यों करते हैं कि ताकि जो पानी, क्योंकि खेतों में कभी कभी कुछ कुछ जगहों में पानी नहीं आता, तो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग से अपने खेतों के लिए, अपने क्रॉप्स को अच्छे ग्रो करने के लिए हम पानी को स्टोर करके रख सकते हैं। वाटर शेड मैनेजमेंट क्या होता है, छोटे छोटे से डैम्स बनाए जाते हैं रिवर्स के पास ताकि जो है वहां का, उस जगह का जो है लेवल, ग्राउंड लेवल बढ़ा सके, इसलिए हम लोग वो बनाते हैं डैम्स को। दीज चेक्स डैम प्रिवेंट वाटर फ्रॉम फ्लोइंग, और ये ताकि सॉइल इरोजन ना हो सके इसलिए भी बनाया जाता है। अब क्रॉप्स के कुछ तरीके हैं, कुछ अलग अलग पैटर्न्स होते हैं जो कि फार्मर यूज करते हैं जिसकी वजह से जो है उनकी क्रॉप का यील्ड जो है वो ज्यादा हो। पहला है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा तरीके की क्रॉप्स को एक साथ ग्रो करते हैं ताकि एक ही फील्ड में, ताकि जो है उनकी क्रॉप की यील्ड बहुत ज्यादा हो। जैसे कि वीट, मस्टर्ड, इन सबको एक साथ, मतलब दो को हम एक साथ ग्रो करते हैं ताकि जो है वो अच्छी यील्ड का प्लांट जो है वो ग्रो कर सके।
नेक्स्ट है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में एक ऐसा मेथड है क्रॉपिंग का जिसमें दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को ग्रो करा जाता है एक साथ, लेकिन एक स्पेसिफिक पैटर्न में। मिक्स क्रॉपिंग में कोई पैटर्न नहीं होता, अपनी मर्जी से कैसे भी ग्रो कर लो, लेकिन इंटरक्रॉपिंग में एक स्पेसिफिक पैटर्न है, इसलिए इसको अलग कैटेगरी में बांटा गया है जिसका नाम है इंटरक्रॉपिंग। जैसे कि एग्जांपल है सोयाबीन, मेज, फिंगर मिलेट्स एंड काउपी, इनको ये एग्जांपल्स हैं इंटरक्रॉपिंग के। नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि फार्मर्स ग्रो द सेम क्रॉप, मतलब बहुत लंबे टाइम तक कोई फार्मर है एक ही क्रॉप को ग्रो कर रहा है, तो उस वहां की जो जमीन की न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है वो खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से सॉइल जो है वो बेकार हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। तो इसको ना हो, ताकि सॉइल इनफर्टाइल ना हो, इसलिए हम लोग क्रॉप रोटेशन, मतलब हम लोग नहीं, फार्मर्स क्रॉप रोटेशन करते हैं, जिसमें क्या होता है कि अलग अलग क्रॉप्स को रोटेट करके ग्रो करा जाता है। मान लो उसने कोई फील्ड है, वहां पर हमने इस बार अगर हमने राइस ग्रो कर दिया है, तो अगले सीजन में हम उस जगह पे कुछ और ग्रो कर लेंगे, ताकि जो वहाँ की न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो वापस से बन जाए, और ताकि हम जब दोबारा से वहां पर राइस ग्रो कर सके तो वो अच्छा हो। अगर हम एक ही क्रॉप को बार बार ग्रो करते जा रहे हैं तो वो वहां पर की न्यूट्रिएंट्स वैल्यू सॉइल की खत्म हो जाती है। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट है कि हम क्रॉप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स को डैमेज करते हैं, जैसे कि वीड्स, पेस्ट और डिजीज। वीड्स क्या है, एक अनवांटेड प्लांट्स हैं जो कि अपनी मर्जी से ग्रो कर जाते हैं, जिनका कोई काम नहीं होता, लेकिन फिर भी और हमारे प्लांट को, हमारी क्रॉप को डैमेज करते हैं। उसके लिए हमारे पास वीडीसाइड होते हैं जिसको हम स्प्रे करके उनको खत्म कर देते हैं और हमारी क्रॉप्स को हार्म ना हो। वीड्स कैन बी अपरूटेड मैनुअली बाय द फार्मर्स, और कुछ कभी कभी क्या होता है कि फार्मर्स जो है उसको खुरपी, हम जैसे जानते हैं, उसके जरिए भी उसको हम निकाल के, अगर हमें वीडीसाइड यूज नहीं करना तो हम खुरपे या किसी भी मैनुअली तरीके से भी उसको हटा सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास पेस्ट्स होते हैं। बहुत सारे इंसेक्ट और पेस्ट जो है हमारी क्रॉप्स को अलग अलग तरीके से अफेक्ट करती है। वो क्या करते हैं कि हमारे दे कट पार्ट्स ऑफ द क्रॉप्स लाइक फ्रूट, लीव्स एंड स्टेम्स, इनको कट कर देती है और हमारी क्रॉप्स को खराब कर देती है। अब इसके लिए हमारे पास पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड है जिसको हम स्प्रे करके उनको मार सकते हैं, उन जम्स को। डिजीज क्या है? डिजीज क्या है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि फंगी, बैक्टीरिया, वायरस, ये हमारी क्रॉप्स को अटैक करते हैं और उनको अफेक्ट करते हैं। अब ये पैथोजन जो है कैसे ट्रांसमिट हो सकते हैं, क्रॉप्स पे कैसे ट्रांसफर होते हैं? सॉइल के जरिए हो सकता है, वाटर के जरिए खराब आ जाते हैं उनके अंदर, या एयर के जरिए भी ये डिजीज, ये बैक्टीरिया, फंगी लग जाते हैं उनमें। अब इनको मैनेज कैसे कर सकते हैं हम? कि हम ऐसे ही सेलेक्ट करें क्रॉप जो कि टेम्परेचर और क्लाइमेटिक कंडीशन उस जगह को सूट करे। प्लांटिंग द सीड ऑन द राइट टाइम, सही टाइम पे हम सीड्स को प्लांट करें। हर्बिसाइड्स हम लोग यूज करते रहें। अब हमने प्रोटेक्ट कर लिया, अब हम स्टोर करना है कि हमने जितना भी अनाज निकला है वो उसको हम स्टोर कैसे करेंगे। कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से हमारी स्टोरेज जो है वो खराब हो जाते हैं, ग्रेन्स खराब हो जाते हैं स्टोर करने के टाइम पे। कुछ फैक्टर्स जैसे कि बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। बायोटिक फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं? इंसेक्ट आते हैं, फंगी, बैक्टीरिया, रोडेंट्स, माइट्स, ये सब जो है हमारी ग्रेन्स को खराब कर देते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स है जैसे कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव टेम्परेचर हो गया, बहुत ज्यादा मॉइस्चर हो गया, तो उसकी वजह से भी हमारे ग्रेन्स खराब हो जाते हैं। अब हम इसको बचा कैसे सकते हैं कि ये खराब ना हो? पहला है कि हम उसको मेंटेन करके रखें। मेंटेनिंग द स्टोरेज, जहाँ पर हम रखने वाले हैं उसको अच्छे से, स्टोरेज रखने वाले हैं उस जगह को हम लोग अच्छे से मेंटेन करें, अच्छे से क्लीन करें, और अपने ग्रेन्स को भी क्लीन करके रखें स्टोरेज करने से पहले, और अपने रखने से पहले हम उनको अच्छे से ड्राइंग करके, अच्छी सनलाइट दिखा के, सुखा के, और अच्छे से उसमें जगह पे रखें ताकि वो खराब ना हो सके। अब एनिमल हस्बेंड्री क्या है? एक ऐसा साइंटिफिक मैनेजमेंट है एनिमल लाइफ स्टॉक का। इससे क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हम लाइफ स्टॉक की केयर करते हैं, ब्रीड करते हैं और उसको मैनेज करते हैं ताकि वो अच्छे से रह सके। उसमें सबसे पहला है कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग मतलब गाय भैंसों को पालना, उसको कैटल फार्मिंग बोलते हैं। हम उनको क्यों पालते हैं? मिल्क के लिए, ड्रॉट लेबर के लिए। नेक्स्ट पोल्ट्री फार्मिंग होता है।
पोल्ट्री फार्मिंग में क्या होता है कि मुर्गियों का पालन करना, उसको पोल्ट्री फार्मिंग बोलते हैं। क्यों करते हैं? ताकि जो है हम लोग दो तरीके से मैनेज कर सकते हैं उन फॉल्स को। पहला हम लोग क्यों करा जाता है, हम एग का प्रोडक्शन कर सके अच्छे तरीके से, इसलिए हम लोग पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं। चिकन मीट का प्रोडक्शन अच्छा हो सके इसलिए करते हैं। अब एग्जांपल ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स कौन कौन सी है, इंडिजीनियस ब्रीड कौन सी है, असील है। फॉरेन ब्रीड कौन सी है, लेगहॉर्न है। अब क्रॉस ब्रीडिंग की बेनिफिट्स क्या है, फॉरेन की ब्रीड जैसे चिकन की फॉरेन की ब्रीड लेके आते हैं, उसको क्रॉस करते हैं हम इंडिया के ब्रीड के साथ, ताकि जो है हाई क्वालिटी का, हाई वो जो नया चिकन निकले या जो नया वो निकले वो अच्छी क्वालिटी का हो, हाई क्वालिटी का हो। अब इसके क्या होगा कि इट हैज बेटर, उसमें वो जो नया बनेगा उसमें बेटर ट्रेड्स होंगे। इससे क्या होगा, चीक्स की नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, समर अडेप्टेशन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगा, लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट चाहिए होगा उनको, और चीप डाइट्स चाहिए होंगी। फिश प्रोडक्शन क्या है, फिश प्रोडक्शन एक चीप सोर्स है एनिमल प्रोटीन का हमारे फूड के लिए। फिश प्रोडक्शन दो तरीके से होती है, फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब कि हम लोग फिशिंग करते हैं उनको पकड़ के, तो ये नेचुरल रिसोर्स हो गया। और कभी कभी क्या होता है कि फिश को पालते भी हैं, फिश फार्मिंग होती है, उनको कल्चर पाला जाता है प्रोडक्शन के लिए। अब मैराइन फिशेस कौन सी होती है, ऐसी फिशेस को पकड़ते हैं जो किसके जरिए, फिश नेट के जरिए या कुछ मैकेनिकल कैप्चरिंग टेक्निक्स के जरिए पकड़ते हैं मैराइन फिशेस को। ये कहाँ मिलती है, मेन सोर्स क्या है मैराइन फिशेस का, मैराइन वाटर और सॉल्ट वाटर। एग्जाम्पल है टूना, प्रॉन्स। इनलैंड फिशेस कौन सी होती है, ऐसे फिशेस जो कि लेक्स, पॉन्ड, रिवर में पाई जाती है, वहां से पकड़ते हैं, उसको हम इनलैंड फिशरीज बोलते हैं। एग्जाम्पल है सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प। कंपोजिट फिश कल्चर क्या है, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे 5 to 6 वेराइटीज के फिशेस को एक ही फिश पॉन्ड में कल्चर किया जाता है, जैसे कि कटला, रोहू, मेरा, ये इनको कॉमन कार्प्स, इन सबको ग्रो करते हैं एक साथ ही, इसको हम कंपोजिट फिश कल्चर बोलते हैं। बी कीपिंग क्या है कि उन कीपिंग करना, बीज की देखभाल करना, उनको पालना, किस लिए, ताकि हम अच्छा लार्ज अमाउंट में हनी मिल सके, लार्ज अमाउंट में वैक्स मिल सके, इसलिए हम लोग बी कीपिंग करते हैं। कुछ इंडिया की बीज है जैसे कि एपिस इंडिका है, जिसको हम इंडियन बी बोलते हैं, और भी बहुत सारी हैं। बी कीपिंग क्या है कि एक इटालियन वेराइटी की मेलिफेरा है, वो भी इंडिया में यूज करी जाती है, किस लिए कि कॉमर्शियल लार्ज स्केल में, क्योंकि वो प्रोडक्शन बहुत अच्छा देती है। उसका एडवांटेजेस क्या है कि वो उसका हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी जो है वो बहुत ज्यादा है, वो रिप्रोड्यूस कर जाती है बहुत जल्दी, सिटिंग लेस है, दे स्टे इन बी हाइव फॉर लंबे टाइम तक। थैंक यू।